Hello everyone. In this session, we are going to learn about evolution. So basically, this is an effort to make the understanding of this chapter, heredity and evolution, easier. Before this, we did one topic in which we discussed about the three different processes: transcription, translation, translocation, and along with that mutation. तो आपको क्या करना है? आपको बेसिकली अभी के लिए इन चारों प्रोसेसेस के नाम विद देयर डेफिनेशन एंड डायग्राम याद रखने हैं एंड आई होप इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. द टॉपिक विच वॉज मोर डिफ़िकल्ट वॉज एवोल्यूशन. सो व्हाट वी आर डूइंग इज़, हम जो स्लाइड्स हमने पहले दी थी उन्हीं के साथ में इस ऑडियो को रख के उसको समझने की कोशिश करेंगे. बट बिफोर वी प्रोसीड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हर स्लाइड के मैंने आपको क्लास नोट्स दिए थे. प्लीज़ मेक श्योर योर क्लास नोट्स आर रेडी बिफोर वी आर स्टार्टिंग दिस. क्लास नोट्स रहेगा तो आपको रेफ़र करने में ईजी होगा एक्सप्लेनेशन के साथ. ऑन दैट नोट, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक इवोल्यूशन. सो इफ़ आई टॉक अबाउट इवोल्यूशन, इंग्लिश में सोचते हैं इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है या इवॉल्व करने का मतलब क्या होता है. Now, if I say that I was a person who did not like talking to many people a lot, but जैसे जैसे मैं लोगों से मिलने लगी, मेरे ऑफिस का काम बढ़ने लगा, मुझे लोगों से मिलने की ज़रूरत पड़ने लगी, मेरे लिए लोगों से बात करना आसान हो गया. I have evolved as a person. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पहले कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं थी, बट विथ टाइम एंड नेसेसिटी मैं धीरे धीरे उन चीज़ों को बिल्डअप करने लगी हूँ. तो मेरे में एक इम्प्रूवमेंट हुआ पहले से, विच मीन्स आई हैव इवॉल्व्ड. सो बेसिकली इवोल्यूशन इन साइंस ऑल्सो मीन्स सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम वॉट यू वर अर्लियर. वी आर गोइंग टू कवर मेनली two things in this topic. So there are two things, as we said, that we are doing in this topic. First is to understand the meaning of evolution. कि in general evolution का मतलब ही क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे. And in the second objective, अगर मुझे पता है कि evolution है तो वो क्या evidences हैं, वो क्या proof है मेरे पास जो proof करने में help करेगा कि हाँ evolution हुआ था. There was some kind of evolution that happened. How will I be able to prove that that happened? उसके लिए हम क्या evidence दे सकते हैं, ये हम second objective में cover करने की कोशिश. Now, look at this picture. When we think about evolution, जो सबसे पहले हमारे दिमाग में picture आता है वो आता है human evolution का. We all have heard in history कि humans have evolved from apes. पहले हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे और वहाँ से धीरे धीरे बंदर बड़े हुए, 4 पैर से 2 पैर पे चलने लगे. Then from Homo erectus we converted gradually to Homo sapiens. Then look at this picture and think for yourself, what do you think can be the meaning of evolution? Okay, let's read the definition of evolution that has been given in our textbook. It says that evolution is the gradual change occurring in living organisms over a long duration. This is a very slow going process through which development of organisms is achieved. Now here you can see there are some keywords जिनको मैंने pink color से highlight किया है. क्या क्या है वो? Number 1, gradual change. Gradual change का मतलब होता है धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं. विच मीन्स अगर हम पहले बंदर थे और अब इवॉल्व होके ह्यूमन बन गए हैं, ये एक रात में तो हुआ नहीं है. इट हैज़ हैपेंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. ये बहुत धीरे धीरे हुआ है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज. यू कैन सी इट सेज इट अकर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. इट्स अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस. सेकेंड कीवर्ड, इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. मतलब अगर हम पहले बंदर थे और अब ह्यूमंस बन गए हैं, इसमें हमारा कुछ फ़ायदा ही हुआ है. देयर वर अ फ्यू थिंग्स जो पहले के एप्स नहीं कर पाते थे.
उनमें उतना दिमाग नहीं था, दे कुड नॉट एक्ट लाइक ह्यूमंस, दे कुड नॉट थिंक लाइक ह्यूमंस, दे कुड नॉट बिहेव लाइक अस। तो अगर हम वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, ये क्यों हुआ? क्योंकि इसमें हमारा भला था। इट वॉज फॉर सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट इट हैपेंड. You can think it for any example. You can think it this way, that on different parts of the earth अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं. जैसे जो डेजर्ट्स में पेड़ पौधे होते हैं उनको बहुत कम पानी चाहिए. क्यों उनको कम पानी चाहिए? क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है. जो एनिमल्स जंगलों में रहते हैं, बहुत घने जंगल में, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन फॉरेस्ट, उनका कलर मोस्ट ऑफन ग्रीन कलर का होता है. क्यों ग्रीन होता है? क्योंकि उनको एक एडवांटेज है ग्रीन होने से, वो पत्तों में छुप जाते हैं और उनका शिकार करना मुश्किल हो जाता है. तो ऐसा थोड़ी है कि जितने भी एनिमल्स थे पहले वो सारे ग्रीन कलर के हुआ करते थे, या जितने भी प्लांट्स थे अर्थ में पहले उन सबको पानी कम चाहिए था. ऐसा तो नहीं है. दीज ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड इन द प्रोसेस सो दैट उनको वो एडवांटेज हो, सो दैट उनका सर्वाइवल वहाँ पे ईजी हो जाए. So this is the basic meaning of evolution. So now that we have understood the meaning of evolution and we have also got a definition for it, मतलब evolution है, but क्या खाली बोल देने से कि evolution है, is it enough? Science requires evidences and it requires reasons. तो साइंटिस्ट ने बहुत स्टडीज़ की, उनको तरह तरह के एविडेंस मिले which proved that evolution has happened. जब उन लोगों ने ये प्रूफ को देखा, वो एक ही चीज़ प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे. इवोल्यूशन हुआ इसका मतलब ज़रूर कोई पहले ऑर्गेनिज्म था जिससे चेंजेस होके नया ऑर्गेनिज्म बना. जो पहला ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग बोलते हैं एंसेस्टर. एंसेस्टर मतलब होते हैं पूर्वज. जैसे आप हो, आपके पापा हैं, उनके पहले आपके दादा हैं, उसके पहले आपके परदादा हैं. तो आपके परदादा आपके एंसेस्टर है, वहाँ से धीरे धीरे चलते चलते आप आए हो. तो हम लोग जब भी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं दैट देयर सम काइंड ऑफ इवोल्यूशन हैज़ हैपेंड, हम लोग यही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर था, जैसे कि हमारे केस में मंकीज और एप्स, एंड फ्रॉम देयर वी हैव इवॉल्व्ड इनटू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. तो साइंटिस्ट को बहुत तरह के एविडेंस मिले. उन्होंने सोचा कि अलग अलग रखने से अच्छा है इनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. तो उन्होंने 6 ग्रुप्स बनाए डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस दे आर. व्हाट आर दो 6 कैटेगरीज? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड morphological evidence. Please keep on repeating while I am saying this. Morphological evidence. The second is called anatomical evidence. Anatomical evidence. The third is called vestigial organs. I repeat, vestigial organs. The fourth is called paleontological evidence. थोड़ा बड़ा नाम है, स्पेलिंग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बट ट्राई रिपीटिंग इट अगेन. Paleontological evidence. The fifth is called connecting links. Okay, connecting links. And the last one is called embryological evidence. Repeat it again. Embryological evidence. तो ये 6 एविडेंस में से 3 हम लोग अभी कवर करेंगे, 3 हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे. Okay, so the first 3 we will cover one by one right after this. So we are starting with the first evidence, which is called morphological evidence. The term morphological comes from the term morphology. Morphology का मतलब होता है to study body's external structure. मतलब जो हम लोग बाहर से चीज़ें देख सकते हैं. Okay, whatever is seen from outside, your nose, your eyes, your structure of the body, shape of the body, how tall you are, how wide you are, ये सब बाहर से दिखाई दे रहा है. तो इसका जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. विच मीन्स इन मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हम लोग चीज़ों को बाहर से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. फॉर विच लुक एट दिस 2 पिक्चर्स दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ठीक है, आपको 2 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं. वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो ऊपर के 3 एनिमल्स हैं इनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और जो नीचे के 3 फ्रूट्स हैं इनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज़ है. सो टेक अ मिनट एवरीवन टू पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर योरसेल्फ आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं.
I hope you could come up with some differences and similarities. So let's look at the first picture. Let's look at the pictures with the animals. If you can see, definitely ये तीनों अलग अलग organisms हैं, ये तीनों अलग अलग animals हैं. But there are some things which are common to them. जैसे कि look at the structure of their mouth. सबका mouth ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है. Their position of the eyes are different from humans. जैसे humans का है वैसा नहीं है इनका, आपस में थोड़ा similar है, sideways है. They have a structure of nose, जैसे छोटा सा काला सा nose है देखो सामने की तरफ में. Their ears are long and elongated, ऐसे खड़े हो जाते हैं इनके. The sheep have ears which can stand. Dogs के भी कान खड़े हो जाते हैं, ठीक है. And all of them have thick structure on their body. So the point is, अगर इनमें इतनी similarities हैं, then definitely इन तीनों का कोई ना कोई एक कॉमन पूर्वज तो रहा होगा. Which means बहुत टाइम पहले शायद एक एनिमल था जिनमें ऐसी सिमिलैरिटीज थी, और फिर वहाँ से धीरे 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 अलग होते होते ये तीन एनिमल्स अलग अलग डायरेक्शन में चले गए. सो हेंस वी कैन से दैट अगर इनमें सिमिलैरिटीज है, डेफिनेटली इनका कोई कॉमन एंसेस्टर था, एंड फ्रॉम दैट कॉमन एंसेस्टर दे हैव इवॉल्व्ड टू द प्रेजेंट. वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल को भी ले लो. इफ यू लुक एट दीज 3 प्लांट्स, व्हाट इज कॉमन इज इनके फ्रूट्स के शेप थोड़े सिमिलर से हैं. ऐसा तो नहीं है कि एक स्क्वायर है, एक सर्कल है और एक हार्ट शेप का है. दे आर मोर और लेस सिमिलर. ऑल्सो इफ यू लुक एट देयर लीव्स, इनके पत्ते देखने में बहुत ज़्यादा ही सिमिलर है. द स्ट्रक्चर ऑफ देयर पेटियोल, पेटियोल आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, द बेस ऑफ द लीफ, दे आर ऑल्सो वेरी सिमिलर. सो द पॉइंट इज इफ दे आर सिमिलर, ज़रूर इनका कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, एंड फ्रॉम दैट कॉमन एंसेस्टर दे हैव इवॉल्व्ड टू व्हाट इज एट प्रेजेंट. This takes to the conclusion that the presence of such similarities prove that these animals must have evolved from the same origin. इनका origin same है, and that they have common ancestors, which means they have evolved from the common ancestor. तो आपको कैसे पता चला ये? इनको बाहर से देख के पता चला. बाहर से देखा इसका मतलब मॉर्फोलॉजी देखा. मॉर्फोलॉजी देखा मतलब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. This brings us to our second type of evidence, the second type of proof, which is called anatomical evidence. The term anatomical is derived from a term anatomy, और anatomy का मतलब होता है to study body's internal structure. इसके पहले हमने morphology पढ़ा था. morphology मतलब external structure, आपको बाहर से क्या दिखता है. But anatomy means आपको body के अंदर क्या दिखता है. तो बॉडी के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी हड्डियों के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और मैं कह सकती हूँ कि जो भी डॉक्टर्स देखते हैं बॉडी के अंदर, दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ एनाटॉमी, बॉडी के अंदर देखना. टू अंडरस्टैंड दिस एविडेंस बेटर, लेट्स लुक एट दिस पिक्चर गिवन ओवर हियर. इस पिक्चर में आपको 4 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बोन्स दिखाए गए हैं. हु आर दोज ऑर्गेनिजम्स? द फर्स्ट वन इज अ ह्यूमन. इट्स अ ह्यूमन हैंड. एक इंसान का हाथ कैसा दिखता है, उसका बोन कैसा दिखता है, वो दिखाया गया है. द सेकेंड इज द 4 लेग ऑफ एन ऑक्स. ऑक्स आपको पता है शायद, सांड को ऑक्स बोलते हैं. उसके आगे के पैर का स्ट्रक्चर ये है. द थर्ड इज द पैटेगियम ऑफ अ बैट. जो बैट के बड़े बड़े विंग्स होते हैं ना, उसकी हड्डी का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है. एंड द लास्ट इज फ्लिपर ऑफ अ वेल. तो जो वेल के बड़े बड़े हाथ होते हैं जिससे वो पानी में छप छप करता है, दैट्स कॉल्ड फ्लिपर. So flipper of a whale looks like this. Now when you look once, एक बार अगर आप सीधे पिक्चर को देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये चारों तो बिल्कुल अलग है देखने में. But take a minute to pause and observe कि ये डिफरेंसेस के अलावा इन चारों पिक्चर में सिमिलैरिटीज भी हैं. So take a minute to pause the video and look at what kind of similarities do you observe in all these 4 different anatomical structures. So if we talk about the similarities of the structure of the bone, please look carefully. भले ही देखने में बाहर से बिल्कुल अलग है, but देखो इनके जो joints के position है, मतलब जहाँ पे folds आते हैं, जो elbow वाला location होता है, ये more or less दोनों में same है. Structure of the bone मतलब ये सारे जितनी भी हड्डियों के स्ट्रक्चर है, ये 2 बोन से बने हैं. ऊपर एक बोन है, फिर एक जॉइंट है, फिर नीचे एक बोन है, और उसके नीचे जॉइंट है, और फिर नीचे फिंगर्स हैं, और ये चारों में कॉमन है. तो इसका मतलब है कि भले ही बाहर से देखने में ये अलग होंगे, बट इंटरनली दे हैव सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज. इफ दे हैव सिमिलैरिटीज,
इसका मतलब ज़रूर ये किसी कॉमन एंसेस्टर से आए हैं जिसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी। अगर ये कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, इसका मतलब दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम व्हाट दे वर अर्लियर टू व्हाट दे आर राइट नाउ। कॉमनैलिटीज़ हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं पहले, इसका मतलब कॉमन एंसेस्टर है। कॉमन एंसेस्टर है मतलब डेफिनेटली इवोल्यूशन हुआ है। तो ये इवोल्यूशन का एविडेंस आपको कैसे मिला? आपको बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के मिला, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एनाटॉमिकल एविडेंस। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड काइंड ऑफ एविडेंस, जिसका नाम है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल, ये जो टर्म है वेस्टिजियल, इट कम्स फ्रॉम द टर्म वेस्ट, वेस्ट से वेस्टिजियल। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब वेस्ट ऑर्गन्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो पिक्चर्स दिए हैं, इनको देख के आपको कुछ सवालों के जवाब सोचने हैं, टू थिंक ओवर सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि यू हैव योर ईयर्स एंड योर ईयर्स हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, बट अगर उसमें से कुछ एक आध कट भी जाए बाहर से, सपोज ये नीचे जो बहुत सॉफ्ट सी चीज़ अटकती है कान की, वो कट जाए, सम मसल्स कट जाए, विल दैट मेक यू डेफ? इफ इट इज़ नॉट मेकिंग यू डेफ, देन उस मसल का काम क्या है? सेकेंड, हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है देयर इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, देयर इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में एक छोटा सा टेल जैसा ऑर्गन होता है, उसका नाम है अपेंडिक्स। यू कैन सी इन द पिक्चर दिस रिटन अपेंडिक्स ओवर देयर। अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, ट्रस्ट मी, कोई काम नहीं है। इनफैक्ट अगर गलती से फूड पार्टिकल्स लार्ज इंटेस्टाइन को क्रॉस करके अपेंडिक्स में चले जाएं तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं एंड ऑपरेशन करके हमें अपेंडिक्स काट के हटाना पड़ता है। सो द पॉइंट इज, जब अपेंडिक्स का कोई काम ही नहीं है तो वो बॉडी में आखिर है क्यों? एंड द लास्ट इज विजडम टीथ। आपको पता है ना, अक्कल के दांत कहते हैं, अक्कल जाड़ कहते हैं इसे। सो मेरे भी नहीं है अभी तक। मैक्सिमम पीपल डोंट हैव 32 टीथ्स टोटल। आखिर के जो 4 दांत होते हैं वो सबके निकलते नहीं है, मेरे भी नहीं निकले अभी तक। सो ऐसा तो नहीं कि मेरे विजडम टीथ नहीं निकले तो मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ। तो फिर वो एक्स्ट्रा 4 दांत का काम क्या है? These are some things that we have to think about. That there are so many organs inside the body जिनका कोई काम नहीं है। अब अगर काम नहीं है बॉडी में, तो भगवान ने ज़बरदस्ती तो डाला नहीं होगा कि नहीं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखो अपने पास में। तो फिर वो आए कहाँ से? वो क्यों है? Why are they inside our body? That is a question that forced the scientists to think that from where have these organs come? Now, while you are thinking over these questions, let's quickly go through the definition for vestigial organs. It says degenerated or underdeveloped, useless organs of organisms are called vestigial organs. Right? These are useless. They have no use in your body. They are degenerated, underdeveloped. शायद develop नहीं हुए हैं ठीक से. So these organs which are waste in your body are called vestigial organs. Some of the examples of human organs given are tailbone. तो आपकी रीढ़ की हड्डी में एकदम एंड की तरफ में एक छोटी सी हड्डी होती है, कभी वो हड्डी अगर टूट भी जाए जो एंड की होती है बिल्कुल, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। Wisdom teeth we have already talked about. The hairs on our body, some of them have more, some of them have it less, but that does not create a lot of difference. And the last being appendix. So all these are waste organs in the body. Now the point is, why are these organs here, and if they are, how is it related to evolution? जैसे कि हम पहले सोच रहे थे कि अगर इनका हमारी बॉडी में कोई काम ही नहीं है तो वो है क्यों? अगर वो है, इसका मतलब डेफिनेटली बहुत साल पहले इनका कोई काम था, बट धीरे धीरे अब वो काम नहीं रहा, इसीलिए वो वेस्ट ऑर्गन्स बन गए। जैसे कि आज अपने घर में आप एक नया चेयर खरीद के लेके आते हो, उसको आपने बहुत साल तक यूज़ किया, बट कुछ सालों बाद में उस चेयर का काम अब नहीं है, पर फिर भी वो चेयर आपके घर के कोने में पड़ा है। अब कोई मेहमान 5 साल बाद आपके घर में आ रहा है तो उसको क्या दिख रहा है? उसको दिख रहा है कि घर पे एक वेस्ट चेयर पड़ा है और वो सोच रहा है कि वो चेयर क्यों पड़ा है यहाँ पे। बट सिर्फ आपको पता है कि वो चेयर एक्चुअली पहले किसी काम का था और वो रह गया, मैं उसको फेंक नहीं पाया। इट्स जस्ट द सेम थिंग। बहुत साल पहले शायद अपेंडिक्स का आपकी बॉडी में कोई काम था, बट ओवर द ईयर्स वो काम अब नहीं रहा, बट उसको फेंकना इतना आसान नहीं है शायद, इसलिए वो रह गया। हो सकता है आफ्टर 100-200 ईयर्स ये अपेंडिक्स आपकी बॉडी से पूरा ही निकल जाए, हु नोज। साइंटिस्ट देन विल गेट टू नो।
So the presence of these vestigial organs are a hint that पहले कुछ था अभी कुछ और है. इसका मतलब कुछ changes हुए हैं from a common ancestor, and that is a result of evolution. और ये evolution कैसे पता चला? Waste organs को देख के पता चला. That is why it is called vestigial organs. So apart from knowing about vestigial organs as evidences of evolution, there are some important points to know that जो organs हो सकता है human body में waste हैं, वो और animals में waste नहीं भी हो सकते हैं. जैसे कि we talk about appendix. Appendix is not useful in us, but for animals like cows, buffalo, sheep, goat, जिनको हम collectively ruminants बोलते हैं, उनकी बॉडी में अपेंडिक्स बहुत ज़रूरी है डाइजेशन के लिए. तो अपेंडिक्स हमारी बॉडी में काम का नहीं है, बट उनकी बॉडी में अभी भी काम का है. ईयर पिना, ओके, द पिना और द आउटर ईयर ऑफ ह्यूमंस आर ऑफ नो यूज, बट इन मंकीज दे आर ऑफ एक्सट्रीम यूज. यू मस्ट हैव सीन इन रैबिट्स ऑल्सो. यू मस्ट हैव सीन कि वो अपने कान को ना घुमाते हैं धीरे धीरे जब उनको आवाज़ें आती है. और ये कान घुमाने में कौन हेल्प करता है? पिना हेल्प करता है. तो हमारी बॉडी में काम का नहीं है, बट अदर ऑर्गेनिजम्स आर स्टिल यूजिंग इट. ओके, इसका मतलब पहले भी शायद हमारी बॉडी में इन ऑर्गेनिजम्स का काम था, बट अब नहीं है. जब हम एप्स थे, जब ह्यूमंस एप थे, तब उनको इसकी ज़रूरत थी, बट अब नहीं है क्योंकि अब हमारा ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड है. सो इन दिस वे यू कैन क्लियरली सी देयर इज अ प्रूफ दैट सम काइंड ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग बिटवीन ऑर्गेनिजम्स हु हैड कॉमन एंसेस्टर्स, एंड दिस इज एन एविडेंस, अ क्लियर एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. So with this we come to the end of this session. इस सेशन में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा the 3 different evidences of evolution and the meaning of evolution. Those 3 evidences were morphological, anatomical and vestigial organs. The remaining 3 evidences, which are connecting links, paleontological evidences and embryological evidences, will be covered in the next session. Thank you so much everyone. It's a difficult topic, but I am optimistic that you all will put in your best effort like we are also doing, and stay safe at home and also ensure that others are safe at home. Have a nice day everyone.